अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है लेक्चर नंबर 19B है और आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला करेंगे कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। ये नीचे लिखा हुआ है, आइए पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं फिर देखते हैं इसके फायदे क्या है। यहाँ पे लिखा है एफ आपके पास एनालिटिक है। ये वाला जो एफ है एनालिटिक क्या होता है, जो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है और उसके नेबरहुड में। फिर वो कहता है सिंपली कनेक्टेड डोमेन में है, वो कौन सा होता है जिसमें होल्स नहीं होते। लेट सी बी अ सिंपल क्लोज पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर। ये लें जी, क्लोज जहां से चली वहीं पहुंच गई और सिंपल यानी कि उसका एक ही इंटीरियर है, इस तरह से करके यूं क्रॉस नहीं कर रही और पॉजिटिवली ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज। और फिर वो कहता है कि z नॉट जो है वो ऐसा पॉइंट है जो सी के अंदर लाई कर रहा है, लाइज इंटीरियर टू सी, सी के अंदर लाई कर रहा है। ठीक हो गया। फिर वो कहता है जो वैल्यू होगी फंक्शन की z नॉट पे इस इंटीग्रल के बराबर होगी। इंटीग्रल को भी देख लें, ऊपर f ऑफ z लिखा हुआ है, नीचे z माइनस z नॉट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, कंटूर जिसपे आपने इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे 1/2 पाई आयोटा लिखा हुआ है, ये हमने प्रूफ करना है। अब किस तरह से हम इसको चलाएंगे, अब जरा ध्यान से देखें। जो अंदर वाला आपके पास है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो ये है कि z नॉट जो आपके पास है दिस इज इंटीरियर टू सी। अब ये जो इंटीग्रेंट है जिसको आप इंटीग्रेट करें, इसको जरा गौर से देखें। ये एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन सी, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं है विच इज z नॉट पे इशू है इसका, z नॉट पे इसका इशू है। बाकी कोई मसला नहीं है क्योंकि f ऑफ z तो उसने पहले कह दिया जी एनालिटिक इन द सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, उसका तो मसला ही नहीं है। और ये भी इसलिए मसला हो रहा है कि z नॉट जो है सी के अंदर है, बाहर होता तो मसला ही नहीं था। ये मैं बता दूं, ध्यान से सुन लें। ये क्वेश्चन मैं आमतौर पे देता होता हूँ लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये z नॉट सी के बाहर होता तो देन बाय कॉशीज गॉर्सेट थ्योरम इसका आंसर 0 था, इस इंटीग्रल का आंसर 0 था अगर z नॉट सी के बाहर होता। डिटेल में नहीं दे रहा, कॉशी गॉर्सेट थ्योरम आप देखिएगा। अलबत्ता ये है कि अब इस इंटीग्रेंट को देखें तो यहाँ पे z नॉट पे तो डेफिनेटली इशू है, यहाँ पे वो एनालिटिक नहीं है। अब हम करेंगे क्या, इलाज क्या करें। इलाज ये करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करने लगे हैं जिसका कि सेंटर z नॉट है, रेडियस एप्सिलॉन है। यूं देख लें, ये सेंटर z नॉट है, रेडियस उसका एप्सिलॉन, आर लेना आर ले लें, और जो मेन कंटूर है उसके अंदर होगा। अब ये क्यों किया है, ये अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये लीजिए, जुमला पीछे से चला रहा था कि हमने सर्कल ड्रॉ करना है जिसका कि सेंटर z नॉट है, रेडियस एप्सिलॉन है, आर लेना आर ले लें। ये देख लें, पहले डायग्राम देख लें। ये सेंटर z नॉट है, ये रेडियस एप्सिलॉन है और ये है जी खैर से सर्कल। ठीक हो गया, पॉजिटिवली ओरिएंटेड, और आउटर कंटूर ये है या मेन कंटूर ये उसके अंदर बनाया गया। अब क्यों किया ये, इसलिए किया था, यहाँ पे आपने लगाना है डिफॉर्मेशन थ्योरम। देख लें, डिफॉर्मेशन थ्योरम किया है ना आपने। इसलिए मैं कहता हूँ कोर्स को आसान बनाना है, साथ साथ करना बहुत जरूरी है, साथ साथ करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। रोज की अगर आप 3 रोटियां खाते हैं तो ये तो नहीं ना हो सकता चलो जी मैं 29 दिन के लिए नहीं खाता तो 30वें दिन इकट्ठी 90 खा लूंगा, हो ही नहीं सकता वो। तो कोर्स को साथ साथ करें ताकि इकट्ठा ना हो। अब यही है कि जो मेन आपके पास इंटीग्रल है ये इस इंटीग्रल के बराबर है जो आप अंदर सर्कल के ऊपर कर सकते हैं, ये दैट इज बाय द डिफॉर्मेशन थ्योरम। अब ये क्या नोटेशन आ गई, इस नोटेशन का मतलब है सी फॉर सर्कल है, एप्सिलॉन उसका रेडियस है, z नॉट सेंटर है। ये जरा थोड़ी कटिंग हो गई थी इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी बताया हुआ है। वो कहता है सी एप्सिलॉन z नॉट, ये सर्कल है जिसका रेडियस एप्सिलॉन है, सेंटर z नॉट है। ठीक है। अब ये वाला जो इंटीग्रल है इसी के बराबर है बाय द डिफॉर्मेशन थ्योरम। हम इसको कर सकते हैं वैल्यूट, सी का तो मुझे पता नहीं है कैसे कर सकते हैं, इसलिए कि मुझे सर्कल की पैरामीटराइजेशन आती है, ये नीचे की हुई है। कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये वाली आपके पास सर्कल जो का सेंटर जिसका z नॉट है, रेडियस एप्सिलॉन है, वो ये। अब ये कैसे आ रही है, इसको मैं अब जुबानी बोलने लगा क्योंकि ये पहली बहुत बार हो चुका है, पहले बहुत बार हो चुका है। अब रिकॉल करें उस सर्कल की इक्वेशन क्या थी जिसका सेंटर आपके पास जो था x नॉट y नॉट था, रेडियस r नहीं मैं कहता एप्सिलॉन था, वो था x माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर। फिर हम पैरामीटराइज कैसे करते थे, हम करते थे x माइनस x नॉट को एप्सिलॉन cos थीटा, y माइनस y नॉट को एप्सिलॉन sin थीटा। ये बिल्कुल किया था पिछले 1-2 लेक्चर्स में, देख लीजिएगा वहां पे भी स्टेप किया हुआ है। फिर हम क्या करते थे, हम करते थे x माइनस x नॉट प्लस आयोटा y माइनस y नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ थीटा। तो ये आपके पास बन जाता था x माइनस x नॉट प्लस आयोटा y माइनस y नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन e आयोटा थीटा, आइलर्स फार्मूला से। ये मैं जुबानी बोल रहा हूँ लेकिन मैं यही अब जानना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ या कॉन्फिडेंस लेना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने साथ साथ किया उनको ये फॉलो जरूर हो रहा होगा, विषय में जुबानी बोले जा रहा हूँ। तो उसके बाद सिर्फ ये होता था कि हम x प्लस आयोटा y को z लिखते थे, माइनस एक्स नॉट माइनस आयोटा वाई नॉट को राइट साइड पे ले जाते थे तो वो बन जाता था एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, वो जेड नॉट बन जाता था। अब इसी को आप 3-4 बार सुने तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कई बार किया हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। ठीक हो गया। तो एक और भी होती है जो कहते हैं जी z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r। याद आई कुछ, लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 4, z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r या एप्सिलॉन कह लें, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर z नॉट रेडियस r। यहाँ भी वही बात है,
z माइनस जेड नॉट, इस जेड नॉट को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, एब्सोल्यूट वैल्यू लें। राइट साइड पे जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एप्सिलॉन की तो एप्सिलॉन ही होगी, वो तो पॉजिटिव रियल नंबर है। ई आयोटा थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, और वो होती है अंडर रूट लेते हैं, रियल पार्ट को स्क्वायर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या चले पूरा बोल रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन ये भी मैंने बता दिया। थीटा है जी 0 से 2 पाई टोटल। अब इसको एवेल्यूट करके देखते हैं ये निकलता क्या है। एक चीज बता दूं, यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, अगले स्लाइड पे नहीं है। हमने क्वेश्चन को नहीं चेंज करना, थ्योरी को नहीं चेंज करना। यहाँ तो लगता है हमने होल बना दिया, वो तो इसलिए बनाया था कि डिफॉर्मेशन थ्योरम लगाना है, असल में तो होल नहीं है, जेड नॉट तो मौजूद है सी के अंदर। तो फिर कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद लिमिट लेंगे एप्सिलॉन गोज टू 0, फिर लिमिट लेंगे एप्सिलॉन गोज टू 0, ताकि ये सर्कल श्रिंक होके फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब फिर दिमाग में आ रहा होगा जी वो तो टेंड्स टू 0 है, तो क्या जेड नॉट पे आएगा, वो देख लेंगे, वो अगली स्लाइड का मसला है, इसका नहीं है। तो लेकिन मैंने बता दिया है कि बाद में लिमिट लेंगे एप्सिलॉन गोज टू 0। ये देखें जी, अब ये जो राइट हैंड साइड ऑफ वन जो लिखी है वो ये सर्कल थी। अब z माइनस जेड नॉट जो इसके बराबर है, यहां से देख लें, यही क्वेश्चन लिखी थी ना, तो z माइनस जेड नॉट है एप्सिलॉन ई आयोटा थीटा, इसकी जगह ये लिखा हुआ है। z किसके बराबर है, z नॉट प्लस एप्सिलॉन ई आयोटा थीटा, z को रिप्लेस करें इससे, ये भी ठीक हो गया। dz किसके बराबर है, इसको कर लें आप dz बाई डी थीटा, z नॉट तो कांस्टेंट है, उसका तो हो जाएगा 0, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, ई आयोटा थीटा का डेरिवेटिव होगा ई रेस्ट फॉर आयोटा थीटा, और ऊपर जो पावर में है उसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो आयोटा बनता है। ये कहां से आया, आपने लिखा था ना dz बाई डी थीटा, वो डी थीटा यहां चला गया। अब ये जो dz है इसको सारे को इससे रिप्लेस करें, देखें किया हुआ है, ये एरो लगा हुआ है यहाँ पे देख लें, एप्सिलॉन आयोटा या आयोटा एप्सिलॉन ई आयोटा थीटा डी थीटा, ये किया हुआ है। अब देख लें कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ जी, ये एप्सिलॉन ई आयोटा थीटा ये तो होगा जी कैंसिल, ठीक हो गया। तो ये वाला आपके पास जो था इंटीग्रल वो किस शक्ल में आ गया, वो आपके पास सिर्फ इतना रह गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लें आयोटा तो चला गया बाहर, ये वाला आयोटा बाहर, ये हो गया कैंसिल, तो ये रह गया। अब ये वाला जो आपके पास था जो मेन इंटीग्रल आपने निकालना था इसके बराबर है। अब जब ये वाली चीज आ गई है ना, तो अब यहाँ पे देख लें हमने अब लेनी है लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0, क्योंकि हमने देखें उसको इग्नोर नहीं किया हुआ था, होल हमने खुद बनाया था। हम करेंगे एप्सिलॉन गोज टू 0 तो हम z नॉट तक पहुंच जाएंगे। हाँ अब अगर ये कंफ्यूजन हो रही है कि जी z नॉट तक पहुंचेंगे, वो तो अप्रोच कर रहा है, लेकिन पहुंच जाएंगे इसलिए कि f आपके पास कंटिन्यूस है। कैसे कंटिन्यूस है, ये तो एनालिटिक है, भाई एनालिटिक है तो जारी बात है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है, और फिर जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वही उसकी लिमिट होती है, यही होता है ना, जो उसकी वैल्यू होती है वही उसकी लिमिट होती है। तो इसकी लिमिट बनती क्या है, इसकी लिमिट आपके पास यहाँ पे देखें ना, एप्सिलॉन गोज़ टू 0, ये गायब हो जाएगा तो एफ ऑफ जेड नॉट यही बनती है आपके पास, जो उसकी वैल्यू होती है वो इसकी लिमिट होती है। कहने का मकसद ये है कि z नॉट पे भी ये फंक्शन डिफाइंड है, ये दिया हुआ था कि f ऑफ z आपके पास एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन सी, z नॉट पे भी है, तो कंटिन्यूस है z नॉट पे, तो उस पे उसकी बिल्कुल लिमिट ली जा सकती है, उसमें कोई इशू ही नहीं है। ये f ऑफ z नॉट, ये हम पहुंच गए z नॉट तक, मुबारक हो। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लिमिट ले लें, जब लिमिट लेंगे तो एप्सिलॉन गोज़ टू 0 हो जाएगा, f ऑफ z नॉट कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ये लें जी, यहाँ पे तो मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो एप्सिलॉन नहीं, लेकिन बताया हुआ कि दोनों तरफ लें, ऐसा ना हो कि एक तरफ लें एक तरफ ना लें तो कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ पे भी ली हुई है लिमिट, फिर यहाँ पे भी ली हुई है। अब जब आप लिमिट लेंगे तो वही मैं कह रहा हूँ कि अंदर जो आपके पास खाता है, और हाँ एक और चीज ये और जी इंटीग्रल के अंदर जा सकती है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो जा सकती है। देखिए ये एक ही थ्योरी में कई थ्योरीज निकलती हैं, फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है तो बिल्कुल अंदर जा सकती है, तो एप्सिलॉन गोज़ टू 0 हो जाएगा, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू होती है, तो यहाँ पे देख लें इसकी वैल्यू क्या बनती है, जब एप्सिलॉन 0 एफ ऑफ जेड नॉट, लिमिट भी हुई है। अब एफ ऑफ जेड नॉट को बाहर निकाल लें, यहाँ पे भी मैंने लिमिट गायब कर दी, यहाँ पे एप्सिलॉन था ही नहीं, एफ ऑफ जेड नॉट को बाहर निकाल लें। अब आ गया ये इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल तो सीधा 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 थीटा होगा, जब थीटा होगा तो अपर लिमिट 2 पाई नीचे 0, 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट। तो एफ ऑफ जेड नॉट क्या आ जाएगा, ये 2 पाई आयोटा को इधर ले जाए, यहाँ पे ले जाए, तो ये लें जी एफ ऑफ जेड नॉट, ये आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा, तो ये लें, ये आंसर आ गया, ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन अब कैसे करना है, नीचे किया हुआ है लेकिन बता दूं, क्वेश्चन आपने ऐसे करना है जैसे ये दिया हुआ है ना, सबसे पहले आपने चेक करना है क्या ये जो सिंगुलैरिटी है ये वाली नीचे वाली, क्या ये सी के अंदर, पहले ये चेक करना है, सीधी बताई हुई होगी, कंटूर बताई हुई होगी कौन सी है, ये इसके अंदर है। ऊपर वाला जो फंक्शन होगा वो तो एनालिटिक होगा, इनसेट ऑन सी, वो आपने चेक करना है, वो एनालिटिक होना जरूरी है जो ऊपर लिखा हुआ है। ये जो सिंगुलैरिटी है उसके अंदर होनी चाहिए, अगर तो उसके अंदर है तो ये फार्मूला जिंदाबाद, नहीं तो कॉशी गॉर्सेट थ्योरम जिंदाबाद, दोनों ही कॉशी के कारनामे हैं, तो कॉशी गॉर्सेट थ्योरम जिंदाबाद। तो अब ये प्रूफ करना है ना, तो करते हैं, पहले देखते हैं कि ये 1 उसके अंदर है कि नहीं, यहाँ तो पता नहीं चल रहा सी क्या है, सर्कल कह के छोड़ दिया, शरारती जी है ना। बहरहाल अगली स्लाइड पे कहा होगा।
ये ले जी, सर्कल है z मॉड इज इक्वल टू। अब रिकॉल करें, मैंने कहा था आपका जो लेक्चर 2 है स्लाइड 4, उस पे था कि सर्कल की आपके पास इक्वेशन थी z माइनस z नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r। ये भी एक इक्वेशन थी, एक तो पीछे की थी ना, z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r e रेज़ पावर आयोटा थीटा जो भी था, लेकिन z माइनस z नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r बनती है। z नॉट सेंटर होता है, अब यहाँ तो z माइनस 0 है तो ओरिजिन इसका सेंटर है, रेडियस 2 है। ये सर्कल है जिसमें ओरिजिन सेंटर है, रेडियस 2 है। तो अब वो आपके पास क्या सिंगुलरिटी थी, 1 थी, तो 1 तो इसके अंदर आ रहा है। अब देखें, इसके भी कई तरीके हैं समझने के। एक तो आप कह सकते हैं कि जी सेंटर जो आपके पास है ओरिजिन पे आ रहा है, रेडियस 2 है, तो यहाँ देखें 1 तो आ जाएगा, फिर 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लें रेडियस 2 तो 1 तो उसमें आ रहा है। दूसरा तरीका है कि 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 1 2 से छोटा है, इसके अंदर कंटेंट है। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि देखें ये हमने शुरू के लेक्चर में पढ़ा था, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उससे पता लगता है कि वो ओरिजिन से कितने फासले पे। खाली मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, ये 2 यूनिट्स के फासले पे है, ऐसे पॉइंट्स हैं। तो अगर 1 होगा तो 1 यूनिट, तो वो तो जारी बात है ज्यादा करीब होगा ओरिजिन के, तो इसके अंदर कई तरीके हैं। अब यहां से देखें, ये है जी एफ ऑफ जेड, ये ऊपर वाला e पावर z, ये एनालिटिक है, इनसाइड ऑन सी, इसका तो कोई इशू नहीं है, किसी फाइनाइट वैल्यू ऑफ z पे गड़बड़ नहीं हो रही इसकी। अब कहता है इसके साथ कंपैरिजन करना है आपने, इसके साथ कंपैरिजन करना है, बल्कि यहाँ पे देख लें, इस फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करना है। तो एफ ऑफ जेड किसके बराबर आ गया, ये ऊपर वाला, या यहाँ देखना, यहाँ देख लें e पावर z, ठीक है जी, वो ये हो गया। z नॉट किसके बराबर आ गया, 1, ये हो गया। तो एफ ऑफ जेड नॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या था, ये था 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट। ये तब था जब आपके पास ये जो सिंगुलरिटी है सी के अंदर, सी के अंदर मौजूद है, मैंने बता दिया है, क्योंकि ये सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, z इज इक्वल टू 1 इसके अंदर मौजूद है। तो ये कैसे करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, एफ ऑफ जेड की जगह e पावर जेड लिखेंगे, जेड नॉट की जगह 1 लिखेंगे, ये 2 पाई आयोटा यहीं पे लिखेंगे, और फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे जेड नॉट पे। जेड नॉट 1 है, फंक्शन किसके बराबर था, e पावर जेड के बराबर था, जेड नॉट किसके बराबर था, 1 के बराबर था। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करें, ये आ रही है, तो आ गया 2 पाई आयोटा e, एफ ऑफ जेड नॉट हमारे पास e है, तो ये आंसर आ गया। यही प्रूव करना था। ये देख लें कितना आराम से हो गया है, कितना सुकून से हो गया है, कोई पैरामीटराइजेशन नहीं करनी पड़ी, बना बनाया फार्मूला आपके पास था। और ये जो मैं कहता हूँ ना, ये आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, समझ आए आसान है, ना समझ आए मुश्किल है, लेकिन ये कोर्स आसानी की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले हम इंटीग्रेशन करते थे, पूरी कर्व को पैरामीटराइज करते थे, पूरी कर्व की पैरामीटराइजेशन करते थे, अब नहीं करनी पड़ी, अब बना बनाया फार्मूला मौजूद है। सिर्फ ये देखना है कि ये सिंगुलरिटी सी के अंदर मौजूद है कि नहीं। ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसको एनालिटिक होना चाहिए, इनसाइड एंड ऑन सी। अगर अंदर मौजूद है तो कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, नहीं मौजूद तो 0 बाय कॉशी गॉस थ्योरम, सीधा 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 सीधा। और यहाँ पे देख लें, सिर्फ ये आपके पास आंसर आ रहा है 2 पाई आयोटा, और ऊपर का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू देखनी है इस सिंगुलरिटी पे। वो फंक्शन तो इस पॉइंट पे मतलब है कि अनडिफाइंड नहीं था, वो तो एनालिटिक था। तो एफ ऑफ जेड डॉट, तो यहाँ पे देख लें e पर 1 e, ये आपके पास आ गया, हो गया। ले जी, इसमें भी आंसर दिया हुआ है कि ये इसके बराबर प्रूव करना है, इसमें भी आपको सर्कल दिया हुआ है। अब ये टिप्स पे होना चाहिए कि ये भी सर्कल की क्वेश्चन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है। हाँ, अब सिंगुलरिटी का मसला है। अब एक चीज देखें, हर दफा मैं कहता हूँ जी कि हमें आपने थ्योरी को वायलेट नहीं करना, थ्योरी को अंडरस्टैंड करें। इसको छोड़ दें अभी, ये मैं बाद में बताऊंगा। वो कहता है कंपेयरिंग विद द कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, यही है ना। अब कंपैरिजन तो हो जाएगा, ऊपर तो साइन जेड है, ये एफ ऑफ जेड को तो कोई मसला नहीं है, ये डी जेड, ये भी डी जेड, लेकिन नीचे देखें यहाँ जेड माइनस जेड नॉट है। आप कहेंगे वो भी तो वैसे नहीं, वो वैसा नहीं है, इसलिए z का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, यहाँ स्ट्रिक्टली 1 है। ध्यान करें जरा, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 4 है, ये स्ट्रिक्टली 1 है, इसलिए आपको इस 4 को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालना पड़ेगा तो 1/4, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। अब देख लें, ये 1/4 तो बाहर है, अब इसको जरा देखें। और दूसरा यहाँ पे देखें z माइनस जेड नॉट है, ये z प्लस पाई बाय 4 है, तो इसको माइनस करें और अंदर माइनस इंट्रोड्यूस करें, तो माइनस पाई बाय 4 है। इसको चेक करना है क्या वो इस सर्कल के अंदर लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा। माइनस पाई बाय 4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे देख लें ये तो माइनस खत्म हो जाएगा। पाई क्या होता है, 3.141 समथिंग, तो 3.141/4 ये 1 से तो कम हुआ, इसका मतलब है कि इसके अंदर है। वही मैंने कहा था कि ये जो माइनस पाई बाय 4 है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। अगर आपके पास मतलब है कि लेस देन 1 आ जाता है तो उसके अंदर है, ग्रेटर देन 1 आता है तो उससे बाहर है। अब कहेंगे इक्वल टू 1, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो भी होता है, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो लें जी 1/4 आ गया, और ये आपके पास 1/4, ये वाला आपके पास आ गया। आप समझ लग गई होगी सारे स्टेप्स की, उम्मीद है। एफ ऑफ जेड तो साइन जेड के बराबर है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे भी देख लें, तो ये आपके पास 1/4 एज इट इज। अब फॉर्मूले में देखें 2 पाई आयोटा एज इट इज, और फंक्शन की वैल्यू जेड नॉट पे, फंक्शन क्या है, साइन ऑफ जेड, सिंगुलरिटी क्या है, जेड नॉट क्या है, माइनस पाई 4। ध्यान करना है, ये प्लस नहीं कर देना। तो साइन की वैल्यू माइनस पाई 4 में, माइनस को बाहर निकाल लें, और साइन पाई 4 होता है 1/√2।
वैसे तो यहाँ तक भी हो गया था, लेकिन उसने ये फॉर्म बनाई हुई है, तो सिंपली √2 पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ऊपर जो अंडर रूट आएगा वो ये बन जाएगा, √2 इंटू √2 2 होता है, 2 2 4, शाबाश। तो ये वाली चीज आपके पास आ गई। तो लो जी, हो गया प्रूफ कंप्लीट। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 20 में।